गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। बिहार दरोगा का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसी के मद्देनज़र हम लोग क्या करने जा रहे हैं, तो एक प्रैक्टिस सेट शुरू करेंगे जिसमें हम लोग लगभग 55 क्वेश्चन सेट देखेंगे। और 55 क्वेश्चन सेट देखेंगे उसका तो क्या होगा, इससे हम लोगों का लगभग 5500 क्वेश्चन तैयार हो जाएगा। और 5500 क्वेश्चन तैयार होने का मतलब समझते हैं कि हम लोग दरोगा का जो प्री है वह आराम से निकाल लेंगे। तो इन्हीं सब बातों के साथ शुरू करते हैं। आज हम लोगों का पहला क्वेश्चन सेट है, तो देखते हैं कि इसमें हम लोगों को क्या पढ़ना है। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित बंगाल के नवाबों में से प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों से कौन पराजित हुआ था। यानी अंग्रेजों के खिलाफ कौन था उस समय। तो यह प्लासी के युद्ध की बात है। तो यह प्लासी का युद्ध कब हुआ था, तो 1757 की बात है। और कौन पराजित हुआ था, तो सिराजू दौला की बात हो रही है। आगे बढ़े दूसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित शासकों में किसको मलाया, सुमात्रा तथा जावा की विजय का श्रेय जाता है। ये सब किससे संबंधित है, ये सब चोल राज्य से संबंधित, चोल साम्राज्य। और कौन था, तो राजेंद्र चोल फर्स्ट की बात हो रही है। निम्नलिखित में से कौन सा चीनी यात्री हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। कौन आया था, ये फाहियान की बात होती है। सॉरी, हर्षवर्धन के शासनकाल में कौन आया था, तो ये ह्वेनसांग। तो फाहियान कब आया, तो फाहियान आया था आपको ये गुप्त वंश के समय में, विक्रमादित्य द्वितीय की बात है। और हर्षवर्धन के समय में ह्वेनसांग हर्षवर्धन। निम्नलिखित गुप्त शासकों में से किसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। तो ये है समुद्रगुप्त द्वितीय, सॉरी चंद्रगुप्त द्वितीय। ये क्या थे, तो विक्रमादित्य इनका नाम था। और चंद्रगुप्त फर्स्ट ये थे महाराजा धीराज। और समुद्रगुप्त तो इनका उपाधि था विक्रमांक या विक्रमांक। निम्नलिखित में से, यहाँ देखिए, किस शासक के शासनकाल के विषय पर इब्न बतूता की पुस्तक रेहला प्रकाश डालती है। यह एमबीटी यानी मोहम्मद बिन तुगलक। और यह इब्न बतूता कहाँ से आया था, तो यह मोरक्को का यात्री था। निम्नलिखित में से किसके द्वारा विजयनगर राज्य की स्थापना की गई थी, तो हरिहर और बुक्का तो भाई थे, इन दोनों ने विजयनगर साम्राज्य की नींव डाली थी। और ये बात कब की है, तो यह जिस समय दिल्ली में शासन किसका था, तो मोहम्मद बिन तुगलक का था। और समय है 1336 ईस्वी। निम्नलिखित में से किस राजवंश द्वारा मनसबदारी प्रथा का आविष्कार किया गया था। तो मनसबदारी प्रथा का संबंध है मुगल वंश से। और निम्नलिखित में से किस शासक के अंतर्गत 8 मंत्रियों की एक समिति अथवा अष्टप्रधान थी। तो इससे संबंध है किसका है, तो याद कर लीजिए, अष्टप्रधान शिवाजी, अष्टदिग्गज कृष्ण देव राय। निम्नलिखित में से किसने जहांगीर के दरबार का सजीव वर्णन किया था। यानी वह जहांगीर के दरबार में आया होगा। तो वह जहांगीर के दरबार में आया था, क्या नाम है उसका, तो सर थॉमस रो की बात हो रही है। किसकी, तो सर थॉमस रो की बात है। और इनके बारे में अगर और कुछ जान ले, तो जहांगीर के शासनकाल में हॉकिंस सबसे पहले यात्री थे जो जहांगीर के दरबार में कोई अंग्रेजी यात्री आया था। कौन, तो विलियम हॉकिंस। उसके बाद सर थॉमस रो, विलियम फिंच तथा एडवर्ड टेरी, ये सब यूरोपीय यात्री आए थे। और थॉमस रो ने जहांगीर के दरबार में होने वाली षड्यंत्र और भ्रष्टाचार का भी उल्लेख किया है। और उसका किताब का नाम है ए वॉयज ऑफ ईस्ट इंडिया। और निकोलो कोंटी यह इटली का था, जो विजयनगर साम्राज्य में देवराय प्रथम के समय आया था। वहीं अब्दुल रज्जाक यह देवराय द्वितीय के शासनकाल में कहाँ, तो विजयनगर आया था। वहीं बर्नियर यह पेशे से चिकित्सक था, जो फ्रांसीसी था, और यह औरंगजेब के शासनकाल में भारत आया था। और इसके द्वारा लिखित ग्रंथ का नाम था ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर। तराइन के द्वितीय युद्ध में निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय शासक पराजित हुआ था। तो तराइन के द्वितीय की बात है, तो पृथ्वीराज चौहान। और जयचंद तो ये चंदावर के युद्ध में पराजित हो गए थे।
निम्नलिखित में से भारत, यहाँ देखिए, भारत में पुर्तगाली शक्ति स्थापित करने का श्रेय किसको जाता है कि पुर्तगाली शक्ति को इन्होंने पूर्णतः स्थापित कर दिया। उनका नाम है अल्फांसो डी अल्बुकर्क की बात हो रही है। 1509 से 1515 की बात है। और इन्होंने कोचीन को अपना मुख्यालय बनाया और इसे गोवा, मलक्का, हरमुज पर भी विजय प्राप्त कर लिया था। और ये लोग क्या करते थे, तो भारतीय महिलाओं से अधिक विवाह करने पर ध्यान देते थे। भारतीय संसद द्वारा इनमें से किसके उपरांत धन्यवाद प्रकट किया जाता है? तो धन्यवाद प्रस्ताव क्या आएगा? राष्ट्रपति, जब संसद की पहली बैठक शुरू होती है तो राष्ट्रपति का अभिभाषण होता है और उसके बाद जब समापन समारोह होगा तो देखिए यहाँ पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों को एक साथ संबोधन दिए जाने के बाद धन्यवाद प्रस्ताव या धन्यवाद पर बहस होता है। पंजाबी भाषा लिखने के लिए किस सिख गुरु ने गुरुमुखी लिपि को विकसित किया था? तो गुरुमुखी लिपि का विकास किसने किया? गुरु अंगद देव ने विकास किया था। और इनका प्रारंभिक नाम क्या था? तो लहना था। भारत का अंतिम वायसराय निम्नलिखित में से कौन था? अंतिम की बात हो रही है। भारत का अंतिम अगर अंग्रेज रहता तो लॉर्ड माउंटबेटन, और भारतीय है तो राजगोपालाचारी। लेकिन इसमें एक अंतर है, क्या? ये दोनों गवर्नर जनरल हैं। तो अंतिम वायसराय कौन होगा? तो ये लॉर्ड माउंटबेटन ही अंतिम वायसराय कहे जाएंगे, क्योंकि जब भारत आज़ाद हुआ तब इनको क्या कर दिया गया? तो वायसराय से हटाकर फिर एक गवर्नर जनरल हो गए। अतः इसका उत्तर लॉर्ड माउंटबेटन है। निम्नलिखित में से किसने सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया था? तो ये बात महात्मा गांधी की हो रही है। इन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन 14 फरवरी 1930 को और साबरमती आश्रम से क्या किए? तो साबरमती आश्रम से 6 अप्रैल 1930 को 6 अप्रैल 1930 को ये क्या गए? तो ये दांडी पहुंच गए थे। यानी 12 मार्च 1930 को इन्होंने शुरू किया अपने 78 सहयोगियों के साथ है और साबरमती टू दांडी की मार्च की थी। जिस काल में कृषि कर्म का प्रादुर्भाव हुआ था तो वह काल कहलाता है? तो वह काल कहलाता है नवपाषाण काल की बात हो रही है। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान अपने गोदी बारा के लिए प्रसिद्ध है? तो यह लोथल है, जो गुजरात में है, वर्तमान अहमदाबाद जिले में भोगवा नदी के किनारे है। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में निम्नलिखित में से कौन सा एक गणतंत्र था? तो अंग, मल्ल, वत्स और चेदी। इसमें गणतंत्र कौन था? तो गणतंत्र हम लोग जानते हैं कि वज्जी भी गणतंत्र था और ये मल्ल भी गणतंत्र था। और मल्ल की राजधानी क्या थी? तो यह कुशावती इसकी राजधानी थी, जो वर्तमान उत्तर प्रदेश के देवरिया जनपद में स्थित है। बराबर की गुहाओं को अशोक ने किस संप्रदाय को दान में दिया था? याद कर लीजिए, आजीवक संप्रदाय की बात हो रही है। इसके संस्थापक थे मोखलीपुत्र गोसाल। निम्नलिखित में से किन को शक संवत की स्थापना का श्रेय दिया जाता है? तो शक संवत की स्थापना का श्रेय ये तो गुप्त संवत से संबंधित है, तो शक संवत यानी कुषाण। तो 20वें का उत्तर सही क्या होगा? भी कुषाणों को। महापुराणों की संख्या कितनी मानी गई है? तो 18 मानी गई है। 21 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा अध्ययन का केंद्र बौद्ध केंद्र के रूप में प्रसिद्ध नहीं था? नालंदा, विक्रमशिला, नदिया या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो नदिया है यह पश्चिम बंगाल में बांग्लादेश की सीमा पर अवस्थित है, भागीरथी और जंगाली नदी के संगम पर है और यह प्राचीन काल से मध्यकाल तक शिक्षा का केंद्र रहा। यह तर्कशास्त्र के अध्ययन के लिए विख्यात है, न कि बौद्ध के लिए। बौद्ध से संबंधित है नालंदा, विक्रमशिला, ये सब नालंदा से क्या है? तो बौद्ध शिक्षा के केंद्र थे, लेकिन नदिया नहीं था। निम्नलिखित में से फतेहपुर सीकरी के निर्माण का श्रेय किसको जाता है? तो यह श्रेय अकबर को जाता है। किसको? तो अकबर की बात हो रही है। कब की? तो 1571 में। निम्नलिखित में से कौन अपने अनुयायियों द्वारा महबूब ए इलाही के नाम से जाना जाता है? तो महबूब ए इलाही नाम इसमें किसका है? शेख निजामुद्दीन औलिया, इनको क्या कहा गया है? तो महबूब ए इलाही, और ये चिश्ती सिलसिला के संत थे। निम्नलिखित में से किसको कुतुब मीनार संपूर्ण करवाने का
श्रेय जाता है। तो किसको? तो इल्तुतमिश को। कुतुबुद्दीन ने ऐबक आरंभ किया था, लेकिन इल्तुतमिश ने इसको पूरा किया था। और वर्तमान में यह 5 मंजिला इमारत है। गीत गोविंद का रचयिता कौन है? तो ये जयदेव क्या है? तो गीत गोविंद के रचनाकार हैं। और भारत में इटली से कौन यात्री आया था? इटली से याद कर लीजिए, इनका नाम क्या है? तो निकोटीन, यह रशियन था। या मार्को पोलो, तो यह कहाँ का था? तो मार्को पोलो, हाँ मार्को पोलो ही नहीं, इटली का हुआ। हाँ, मार्को पोलो यह इटली का था। निम्नलिखित में से किसने भूदान आंदोलन प्रारंभ किया? तो ये आचार्य विनोबा भावे। निम्नलिखित में से सती प्रथा का उन्मूलन किसने किया था? तो सती प्रथा से नाम संबंधित आता है, याद कर लीजिए, लॉर्ड विलियम बेंटिक का नाम आएगा। आनंद मठ का लेखक कौन था? एक मिनट। आनंद मठ का लेखक, तो याद कर लीजिए, आनंद मठ तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय आनंद मठ से संबंधित हैं। निम्नलिखित में से किसने भारतीयों के लिए पाश्चात्य संस्कृति को लागू करवाने की वकालत की थी? तो कौन? तो यही लॉर्ड मकाले। और निम्नलिखित में से किस देश के साथ हड़प्पनों का व्यापारिक संबंध था? तो उस समय कौन था? तो मेसोपोटामिया की बात हो रही है। निम्न में से कौन वैदिक देवता नहीं थे? तो वैदिक देवता में आपका कार्तिकेय का नाम नहीं मिलेगा। इंद्र, वरुण, रुद्र और कार्तिकेय, तो इंद्र का ही नहीं मिलना चाहिए। देखते हैं, तो सॉरी, कार्तिकेय का ही नाम नहीं है। कौन? तो ये वैदिक देवता, सॉरी, हाँ, इंद्र, वरुण, रुद्र ये वैदिक देवता है, लेकिन कार्तिकेय वैदिक देवता नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन बुद्ध की ईश्वर की अवधारणा के विषय में सत्य है? तो बुद्ध के जो ईश्वर की अवधारणा है, इसके विषय में जो सत्य है वह यह है कि ईश्वर का अस्तित्व नहीं है। यानी ईश्वर का अस्तित्व है, गलत है, और ईश्वर का अस्तित्व नहीं है, इन्होंने किसने कहा? तो बुद्ध की अवधारणा है। निम्नलिखित में से कौन सा गुप्त काल का मंदिर है? तो जो गुप्त काल का मंदिर है वह देवघर का दशावतार मंदिर, यह गुप्त काल से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत के साथ सबसे लंबी सीमा रेखा बनाता है? तो यह आपका बांग्लादेश है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा की सहायक नदी नहीं है? तो रामगंगा है, सोन है, कोसी है, लेकिन ये वेन गंगा रामगंगा की नहीं, यह आपकी किसकी सहायक नदी है? तो वेन गंगा यह फतेहाबाद में आगरा के समीप यमुना से मिलती है। पांग जल विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? पांग नहीं, यह पोंग की बात है। तो पोंग आपका हिमाचल प्रदेश में, पोंग नहीं पांग, पांग ही सही है। यह बीज नदी पर है। किसी क्या नदी का नाम है? बीज नदी पर, यह हिमाचल प्रदेश में है। इनमें सर्वाधिक वनाच्छादित राज्य कौन सा है? सर्वाधिक यानी वनाच्छादित मतलब परसेंट वाइज या एरिया वाइज। तो सर्वाधिक वनाच्छादित राज्य मध्य प्रदेश है किलोमीटर में। उसके बाद दूसरे नंबर पर अरुणाचल प्रदेश है, जबकि अगर परसेंट वाइज पूछे तो मिजोरम है। भारत का सबसे अधिक विस्तृत मैदान है, तो यह पंजाब हरियाणा मैदान, राजस्थान मैदान, ऊपरी गंगा मैदान या मध्य गंगा का मैदान। तो सबसे विस्तृत मैदान यह राजस्थान मैदान ही सबसे एरिया में बड़ा है। भारत में जूट का सबसे अधिक उत्पादक प्रदेश है कौन? तो बिहार और पश्चिम बंगाल, या और इसमें उत्तर क्या है? तो पश्चिम बंगाल होगा, यह सबसे बड़ा है। दूसरा उत्पादक बिहार है। भारत में सबसे अधिक विस्तृत क्षेत्र वाला अपवाह तंत्र है, तो कौन है? तो गंगा नदी की बात हो रही है, तो गंगा नदी। टोडो जनजाति निवास करती है, तो टोडो का निवास स्थान तो कहाँ है? तो तमिलनाडु में है। हिमालय पर्वत श्रेणियां निम्नलिखित में से किस राज्य का हिस्सा नहीं है? तो यह उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और सिक्किम। तो हिमाचल प्रदेश का है, उत्तराखंड का है, सिक्किम का है, लेकिन उत्तर प्रदेश का नहीं है। भारत में अधिकतम खनिजीकृत शैल तंत्र कहाँ है? तो यह धारवाड़ की बात हो रही है। सबसे अधिक खनिजीकृत, तो सबसे अधिक भारत में ये धारवाड़ में तो केवल आयरन ही मिलेगा और सोना मिलता है, लेकिन कुल मिलाकर कहा जाए तो यह गोंडवाना है, जहाँ से 99% कोयला, इसके अंतर्गत बंगाल, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ आदि क्षेत्र आते हैं, जबकि धारवाड़ क्षेत्र से मात्र 1% खनिजीकृत शैल तंत्र है।
कौन सा रेलवे स्टेशन पहले विक्टोरिया टर्मिनस के नाम से जाना जाता था? तो कौन था? छत्रपति शिवाजी। अब तो इसमें महाराज ऐड कर दिया गया है। इलायची की पहाड़ियाँ किस प्रदेश में स्थित है? तो ये इलायची की पहाड़ी की बात हो रही है। तो आपका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका उत्तर सही याद कर लीजिए, तमिलनाडु, क्योंकि कर्नाटक केरल तो है नहीं, तमिलनाडु और केरल ये दोनों को सीमा रेखा पर है, कार्डियम हिल्स की बात है। किस प्रदेश में क्षारीय मिट्टी का विस्तार सबसे अधिक है? किसका? तो क्षारीय मिट्टी की बात हो रही है, तो यह आपका उत्तर प्रदेश। निम्नलिखित में से किस राज्य से कर की रेखा नहीं गुजरती है? तो यह बिहार से नहीं, त्रिपुरा से, छत्तीसगढ़, मिजोरम, कुल 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन? तो राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ है, पश्चिम बंगाल, झारखंड, त्रिपुरा और एक कौन? तो त्रिपुरा के बाद मिजोरम। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत का सबसे अधिक पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र है? तो कौन है? तो ये मुंबई हाई। तो कहाँ गया? तो मुंबई हाई से भी बड़ा है डिगबोई उत्पादक क्षेत्र। लेकिन वर्तमान में कौन है सबसे अधिक तेल का उत्पादन? कुल पेट्रोलियम की बात है तो क्वेश्चन के हिसाब से इसमें डिगबोई बता रहा है, लेकिन अभी वर्तमान में कौन है? तो वर्तमान में जो एरिया वाइज है तो यह डिगबोई है, लेकिन मात्रा में अब सबसे अधिक तेल का उत्पादन अंकलेश्वर यानी गुजरात से होता है। उसका तो अगर राजस्थान का भी नाम आए तो उस पर भी टिक लगाया जा सकता है। और अपतटीय क्षेत्र में मुंबई हाई। वर्ष 1913 में अमेरिका में गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो याद कर लीजिए, लाला हरदयाल। संसार में सबसे ऊंची इमारत निम्नलिखित में से कौन सी है? ये बुर्ज खलीफा है। अस्थि से अस्थि को जोड़ने वाला ऊतक कहलाता है। अस्थि से अस्थि यानी हड्डी से हड्डी को जोड़ने वाला ऊतक याद कर लीजिए, उसका नाम है स्नायु। बहुत से कम समय के अंतरालों का सही मापन होता है, किससे होगा? तो वह होगा आपका परमाणु घड़ियों द्वारा। और 55 नंबर, वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट और फोटो एडिटिंग निम्न में से किसके उदाहरण हैं? तो ये सब क्या है? तो माइक्रोसॉफ्ट के एप्लीकेशन है, लेकिन ये सब क्या है? तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। निम्न में से कौन सा रसायन भारत के स्वतंत्रता संघर्ष का महत्वपूर्ण प्रतीक था? रसायन की बात हो रही है तो नमक तो हम लोग जानते ही हैं, तो वही है सोडियम क्लोराइड। प्राणी एवं उद्भिद वर्गों की महत्तम विविधता होती है, कहाँ होगा? जहाँ अधिक वर्षा हो, जहाँ अधिक गर्मी हो। तो उष्ण कटिबंधीय वनों की बात होगी, तो 57 का बी। आइसोहाइट वे रेखाएं हैं, कौन सी रेखाएं हैं? आइसोहाइट जो जोड़ती है। तो आइसोहाइट का संबंध है समवर्षा वाली जगहों से। पृथ्वी के कोर में सर्वाधिक पाए जाने वाले तत्व हैं तो नीफे यानी निकल और फेरस। तो इसका भी सही है। यहाँ देखिए, एक डैश लगभग 1 बिलियन बाइट होता है। तो 1 बिलियन बाइट की बात हो तो कितना होगा? 1 गीगा बाइट बराबर 1 बिलियन बाइट। उस एशियन हाथी का नाम है जो मनुष्य की तरह आवाज निकालता है, उसका नाम क्या है? एशियन हाथी जो मनुष्य की तरह आवाज निकालने में सक्षम था, उसका नाम था कौशिक। भारत के संविधान द्वारा कल्पित कितने प्रकार के आपातकाल हैं? एक है वित्तीय आपातकाल, एक है आंतरिक गड़बड़ी यानी सशस्त्र विद्रोह, और एक है बाह्य विद्रोह। तो कुल 3 होगा। राष्ट्रपति को पुनर्विचार के लिए पात्रता प्राप्त होती है। तो राष्ट्रपति के पुनर्विचार के लिए पात्रता भारत के संविधान द्वारा कल्पित कितने प्रकार के आपातकाल हैं? सॉरी, इसको थोड़ा देख लेते हैं। तो यह 3 सही है। जो राष्ट्रीय आपातकाल 352, राज्यों में आपातकाल यानी राष्ट्रपति शासन 356 और वित्तीय आपातकाल की घोषणा 360 के द्वारा की जाती है। और उपराष्ट्रपति को पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता प्राप्त होती है, तो ऐसा कहीं नहीं लिखा गया है कि नहीं होती है, यानी संवैधानिक प्रावधानों द्वारा होती है। संज्ञेय अपराध किसी अपराध को संदर्भित करता है। संज्ञेय अपराध मतलब क्या होगा? यानी उसको गिरफ्तार करना आवश्यक है। मतलब औपचारिक शिकायत के बिना पुलिस किसी मामले को रजिस्टर कर सकती है, तो वह संज्ञेय अपराध है। संविधान के अंतर्गत दिए जाने वाले मौलिक अधिकारों को निलंबित संक्रिया हेतु सक्षम पदाधिकारी कौन है?
तो वो कौन होगा? तो यहाँ देख लीजिए, लिखने का तरीका क्यों अलग है, सब कुछ के लिए हेरफेर कौन करेगा? तो संसद। निम्नलिखित में से किस वर्ष में सबसे पहले अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन क्षेत्र की खोज की गई थी? यह बात है 1984 की। अहमद भारतीय उपग्रह स्टेशन कोड किस शहर में स्थित है? 67। तो इसका जो उत्तर है बी यानी देहरादून। हम देखते हैं इसका मतलब क्या बोलने का मतलब है। तो अहमद भारतीय उपग्रह स्टेशन देहरादून के निकट चंदमागी गांव में स्थित है। नाम ही इनका है, क्यों? कि भारत के पूर्व राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद के नाम पर अहमद भारतीय उपग्रह स्टेशन दिया है, और ये कहाँ है? तो देहरादून में। निम्नलिखित में से कौन सा सही रूप से सुमेलित है? तो बाकी सब गलत होगा। तो सही रूप से सुमेलित है जाइलम संवहनी उत्तक। और इंटरनेट से एक फाइल को आपके कंप्यूटर में स्थानांतरित करने की प्रक्रिया क्या कहलाएगी? तो डाउनलोडिंग है। निम्नलिखित में से कौन सी गैस पृथ्वी विकिरण को बहुत अवशोषित करती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड। एसी को डीसी में बदलने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग होता है? याद कर लीजिए, रेक्टिफायर का उपयोग होता है। मजदूर दिवस, तो यह 1 मई को मनाया जाता है। दक्षिणी गोलार्ध में वायु के बाईं ओर मुड़ने का क्या कारण है? बाईं ओर मुड़ गया दक्षिणी गोलार्ध में, तो उत्तरी गोलार्ध में किधर मुड़ेगा? वह दाईं ओर। यह पृथ्वी का परिक्रमण जिम्मेवार है इसके लिए। इसरो का पूरा नाम क्या है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। यही सही है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो बदरुद्दीन तैयब जी, इसमें नाम उनका है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष, इनमें तो उनका नाम ही नहीं है। तो 75 में देख लेते हैं। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे। यह 1887 के मद्रास में हुए तीसरे अधिवेशन में अध्यक्ष बनाए गए थे, जबकि 1896 में रहमतुल्लाह सयानी को दूसरी बार यानी वे दूसरे मुस्लिम अध्यक्ष थे। निम्न में से कौन सा एक सही मेल नहीं है? तो राष्ट्रीय पेंशन योजना अंशदान पेंशन प्रणाली, यानी सब सही होगा। तो 76 में यहाँ देखिए, राष्ट्रीय पेंशन योजना अंशदान पेंशन प्रणाली सही है। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन कार्यक्रम वयस्क शिक्षा सही है। मिड डे मील योजना विश्वविद्यालय के बच्चों को दोपहर का भोजन सही है। और इंदिरा आवास तो महिलाओं को निःशुल्क गृह योजना, इंदिरा आवास तो योजना से संबंधित है, सही बात है, लेकिन यह महिला सदस्य के नाम पर होता है अथवा पति पत्नी के संयुक्त नाम पर। निम्नलिखित में से कौन सा द्रवण क्षारीय होगा? तो इसमें से क्षारीय कौन है? निम्नलिखित में से कौन सा द्रवण यानी लिक्विड की बात हो रही है कि वह क्षारीय होगा? तो याद कर लीजिए, सिंपल H3O यह आपका क्षारीय है। आगे बढ़ते हैं। दांतों को साफ करने के लिए उपयोग में जो पाउडर या पेस्ट लेते हैं उनमें कौन सा स्वभाव होना चाहिए? तो वह कैसा होगा? तो वह अम्लीय होना चाहिए। तो 78 का 7 क्या होगा? तो ए होगा। टमाटर में कौन सा अम्ल होता है? तो टमाटर है, तो टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल होता है। NH3 किस प्रकार का पदार्थ है? तो NH3 यह क्या है? तो यह मंद क्षार है। क्या है? तो NH3 मंद क्षार होता है। NH3 एक मंद क्षार है क्योंकि पानी के साथ घुलकर H धनायन के साथ H धनायन बनाता है, NH धनायन बनाता है, और H धनायन क्या होगा? क्या होगा? तो उसका अपचयन आसानी से हो जाता है, अतः यह मंद क्षार है। थर्मामीटर में निम्नलिखित में से कौन सी धातु का उपयोग होता है? पारा का। निम्न में से कौन सा रोग जीवाणु से नहीं होता है? यानी बाकी तीनों जीवाणु से होगा। तो कौन जीवाणु से नहीं होगा? तो ये खसरा जीवाणु से नहीं है, यह विषाणु से होगा। बाकी सब तपेदिक, आंत ज्वर, कुष्ठ, ये सब जीवाणु से होने वाले हैं, यानी बैक्टीरिया से। बैक्टीरिया को बढ़ने हेतु रोकने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी गैस का उपयोग होता है? तो किसका होगा? SO2 का उपयोग किया जाएगा। लहू में शर्करा का स्तर
कम करने वाले हार्मोन का नाम बताइए। तो इंसुलिन का नाम है। एक वयस्क मनुष्य के मगज यानी ब्रेन का औसत भार कितना होता है? तो 1350 ग्राम के आसपास रहता है। परावर्ती क्रियाओं का संचालन कौन करता है? परावर्ती क्रियाएं, तो यह रीढ़ की हड्डी संबंधित है यानी बोन मैरो। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? तो रीढ़ की रज्जु। लड़का किस उम्र में तरुणा अवस्था में आता है? तो किस उम्र में वह हल्का हल्का जवान होने लगता है? तो 11 से 12 वर्ष की उम्र में। यदि शरीर का सामान्य तापमान 37 डिग्री सी हो तो शुक्र पिंड का आदर्श तापमान क्या होगा? तो जो शुक्र पिंड का तापमान क्या होगा? जब मनुष्य का तापमान 37 डिग्री है, शुक्र पिंड भी उसी के शरीर का भाग है, तो उसका तापमान 34 डिग्री सी होता है। ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी का किसके लिए सलाह दी जाती है? तो ओरल यानी मुंह से लेने के लिए कोई दवाई है तो किसके लिए काम आएगा? तो उसका उत्तर होगा कॉलरा में। जस्ट डू इट किस वैश्विक ब्रांड का मशहूर पंच लाइन है? तो किसका है? तो यह नाइक का है। निम्न में से कौन बस्तर क्षेत्र में अवस्थित है? बस्तर यानी छत्तीसगढ़ की बात हो रही है, तो वह अवस्थित है इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान। रक्त में खनिज संबंधी अशुद्धता डैश द्वारा हटाई जाती है। रक्त को कौन साफ करता है? तो रक्त को साफ करना काम किसका है? तो किडनी का है। मौसम की कौन सी दशा बैरोमीटर पढ़ने में अकस्मात गिरावट को सूचित करता है? तो क्या होगा? तूफानी मौसम, झंझावात आएगा। समतल दर्पण में वस्तु 2 मीटर की दूरी पर रखी है, तो उसके प्रतिबिंब और वस्तु के बीच की दूरी क्या होगी? समतल दर्पण है तो इसका अपोजिट हो जाएगा, यानी इसका दोगुना। तो 2 मीटर दूरी है तो अंदर उसमें 4 मीटर की दूरी पर दिखाई देगा। किस देश में विश्व का सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क है? तो याद कर लीजिए यह यूएसए में है। और यहाँ पर ये मैथ का क्वेश्चन है तो बनाइएगा, कोई भारी नहीं है, आसान है। तो एक छात्र को उत्तीर्ण होने के लिए 30 अंक की जरूरत थी। यदि वह 30 अंक प्राप्त करता तो 30 अंक से अनुत्तीर्ण हो जाता। तो परीक्षा के लिए अधिकतम अंक कितने रखे गए थे? यानी 30 अंक प्राप्त करता है और 30 अंक से अनुत्तीर्ण हो गया, यानी 30% बराबर 30 अंक प्लस 30 यानी 60 अंक। तो 60 अंक बराबर 30%, तो 1 अंक बराबर कितना होगा? 2। तो क्या होगा? तो 200 नंबर होगा। तो 96 का सी सही उत्तर है। इसी तरह दूसरा बनाइएगा, ये उम्र वाला है। पिता और उसके पुत्र के वर्तमान उम्र का योग 60 वर्ष है। 6 वर्ष पहले पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 5 गुनी थी। 6 वर्ष बाद क्या होगा? तो आराम से ध्यान से बनाइएगा, यह भी उससे भी आसान है। इसका उत्तर सिंपल है, 20 वर्ष। इसी तरह 98 है। ए ने 600 रुपये बी को 2 वर्ष के लिए दिया, सी को 150 रुपये 4 वर्ष के लिए उधार दिया एवं दोनों में 90 रुपया ब्याज के रूप में पाया। तो साधारण ब्याज क्या थी? आराम से निकाल लीजिएगा, इसका उत्तर 5% होगा। और 99 है। एक स्टोर में लागत पर 320 रुपया लाभ होता है। यदि लागत 25% बढ़ गया मगर विक्रय मूल्य स्थिर है तो विक्रय मूल्य का लागत कितना प्रतिशत बने या विक्रय मूल्य का लगभग कितना परसेंट लाभ होगा? तो 320 रुपया लागत परसेंट था, अब 25% बढ़ चुका है, तो क्या होगा? कोई नहीं, क्योंकि बहुत का अंतर है अभी भी। एक हवाई जहाज 240 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से 5 घंटे में कुछ दूरी तय करती है। इसी दूरी को 1/2/3 यानी कि 5/3 घंटे में तय करने के लिए इसकी रफ्तार क्या होनी चाहिए? तो बढ़ा दीजिए। तो इसका उत्तर क्या होगा? 100 का याद कर लीजिए, सिंपल 720। आराम से बनाइएगा, बन जाएगा। आशा करते हैं कि यह प्रयास अच्छा लगे। जरूर लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। इसी तरह हम लोग दरोगा के 50 टेस्ट लाएंगे और इसे आराम से हम लोग दरोगा का एग्जाम आप लोग निकाल लीजिएगा। धन्यवाद।